नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वोल्टास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए और स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया। आज स्टॉक में 7.5% की भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 0.5% ऊपर जाता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 23% की भारी गिरावट देखने को मिली है। एबिटा हमें 17% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियर कट मार्जिन्स में गिरावट हो रही है। सेल्स तो एकदम फ्लैट है, थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा नीचे गया है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कंपनी को प्रेशर देखने को मिल रहा है और मार्जिन हमें यहाँ पर प्रेशर में आते हुए नजर आते हैं। इसीलिए मार्केट में भी आपको उसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, कंफर्ट कमर्शियल के लिए 53% का रेवेन्यू यहां से आता है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज से 42% है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से 4% है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 82% का रेवेन्यू आता है, मिडिल ईस्ट से 15% और अदर से 2% का रेवेन्यू आता है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 10% है, ROC 14% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे हैं, अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं लेटेस्ट 6.95% है। ये FY21 का है। आज ही रिजल्ट्स आए, आज कल में रिजल्ट्स आए, इसलिए अभी अपडेट नहीं हुआ है। मैंने चेक किया, जो हमें मार्जिन नज़र आते हैं 6.2% के आसपास का मार्जिन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आते हैं और भी ज़्यादा कम हो चुके हैं। 6.2% के आसपास का मार्जिन पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी 0.05 है, कंपनी पर कोई खास कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है पिछले 4 सालों से। 2018 में 0.57 यानी कि 570 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। 2022 का आप खुद भी चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू 8000 करोड़ से ज़्यादा का आया है, अच्छी बात है। सेल्स तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 505 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ता है। तो इससे भी कम होता हुआ नजर आया। सेल्स बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। पिछले 4-5 साल से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। सेल्स तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्जिन की गिरावट की वजह से प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 30.3%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 17.5%, अदर DIA 10.3%, FIA 26% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 15.6% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली माल बेचते जा रहे हैं, पिछले 1 आध साल में 25% से 17% पे आ चुके हैं, जबकि FIS कंटिन्यूसली माल खरीदते जा रहे हैं। अभी मार्केट इतना नीचे गया, फिर भी ये जो लेटेस्ट मार्च क्वार्टर का डेटा आया शेयर होल्डिंग का, उसमें भी 2% यहाँ पर हमें FIS की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। अच्छी बात यह होती है कि प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी की जो इक्विटी है वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट हमें अच्छा नजर आता है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में सबसे बड़ी कंपनी आपको वोल्टास नजर आती है, उसके बाद सारी कंपनीज हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वोल्टास का जो वैल्यूएशन है वो भी हमें सस्ता नजर आता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। ओवरऑल वोल्टास का वैल्यूएशन भी मेरे हिसाब से सस्ता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रीमियम ही चल रहा है, लेकिन आप दूसरे लोगों को देखेंगे, पीयर्स को देखेंगे, उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से 7-8 महीनों से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड पे 1100-1150 का इसका सपोर्ट हो गया था और 1300 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस हो चुका था। एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, ब्रेक डाउन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सेलिंग वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे खासे नजर आते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन जो पिछले कुछ एवरेजेस के बारे में बात करें तो
उससे आपको अच्छा नजर आएगा। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 26 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट पे हमें नजर आता है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज और 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एक ही कैंडल ने तोड़ दिया है। ये वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्लोजिंग आपको 1100 के नीचे की क्लोजिंग नजर आती है, जो कि पहले एक ऑल टाइम हाई भी था और बाद में एक सपोर्ट की तरह भी नजर आया। उसके नीचे की क्लोजिंग हमें नजर आई है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को ये अप्रोच कर रहा है। वीकली RSI 39 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पर हमें क्रैश नजर आता है, मतलब मोमेंटम इसी प्रकार का कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 1100 के आसपास का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अभी ये लेवल रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे के साइड 950 से करके हमें 1000 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट नजर आता है। तो यहाँ पर इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के ही काम करना है। शेयर जिस प्रकार से नीचे आ रहा है, शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए तो खरीदारी करने की यहाँ पर सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ती है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर कोई खरीदारी करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो 950 से करके 1000 रुपीज़ के जोन में खरीदारी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल्स डिसेंट नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है। FIS का स्टेक भी ऊपर जा रहा है, जो कि सरप्राइजिंग भी है और अच्छी बात भी है। वैल्यूएशन डिसेंट नजर आते हैं। यहाँ पर डिसेंट मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में आपको अच्छे नजर आते हैं। बाकी 60 का पी रेशो बहुत ज़्यादा सस्ता पी रेशो तो नहीं है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत वीक है। DII का स्टेक भी नीचे जा रहा है। ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा आपको प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया और नंबर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए नो डाउट, और लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना है, वोल्टास जैसे शेयर में, टाटा का शेयर है, तो यहाँ पर मैं बहुत संभल कर आपको बता रहा हूँ कि अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं हुई है, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब भी ग्रोथ होती है हम वापस आ सकते हैं। या तो आपको फिनेंशियल्स में कोई ग्रोथ देखने को मिले, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आए, तब वापस आ सकते हैं, या फिर टेक्निकल्स में ऐसा कुछ नजर आए कि अभी वापस मजबूत हो चुका है प्राइस, तो वहां पर हम एंटर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना मेरे लिए एक बेहतर चॉइस रहेगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर कोई खरीदना चाहता है तो हमने इसीलिए चार्ट पर भी डिस्कस किया कि कौन से लेवल्स हैं जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।